हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि अब हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जैसे कि उसमें मूर्ति है या कोई फेमस पेंटिंग है या कोई फेमस टेम्पल है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीएफए एमएफए या बीए एमए वॉटेवर जो भी कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मौर्य काल और कुषाण काल, गुप्त काल, ये सारे जो टाइम पीरियड थे, इसमें जो फेमस टेम्पल हुए और उनका जो फेमस आर्किटेक्चर था या कोई फेमस उस टाइम की मूर्ति थी, क्योंकि इन सब चीजों के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बट क्या कंफ्यूजन होता है कि उसमें थोड़ा सा कई बार घुमा के आता है, तो ये समझ में नहीं आता है कि हमने ये पढ़ा था, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ठीक है। तो अगर अब हम इन सब चीजों को वन बाय वन स्टेप करके और अपने नोट्स बना के पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो आज उसी में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे अशोक स्तंभ की। अशोक स्तंभ में भी हम किसकी बात करेंगे? अशोक स्तंभ में हम बात करेंगे सारनाथ के स्तंभ की। ठीक है। सारनाथ का जो स्तंभ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किसने बनवाया। ठीक है, ये सारी बेसिक तो पता ही होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम उसका डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो फोटो में ही आपको दिख रहा है इसका क्या था। पहले हम थोड़ा सा समरी में बताते हैं आपको। जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में पिलर जैसा, और एक साइड में दिख रहा है सिंह का। ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली एक ही था इसका। जब वहां खुदाई हुई तो उसके बाद क्या था, ये जो हिस्सा था जो ओरिजिनल था उसको मतलब वहां से ला के सारनाथ का जो संग्रहालय है वहां पे रख दिया गया म्यूजियम में। और जो उसका पिलर था वो वहां पे अभी उसी जगह जो धमेक स्तूप है वहां पे है। और उसको चारों तरफ देखिए जैसे शीशे से कवर कर दिया है। और इसमें मौर्य कालीन जो फेमस वहां की उस टाइम की जो पॉलिश होती थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, मौर्य काल में जो पॉलिश की जाती थी, चमकदार, बहुत ही उसमें जो इतनी शाइनिंग होती थी, वो आज तक एज इट इज वैसी ही है। तो उस टाइम का है ये मौर्य काल का सबसे पहली बात। तो इसमें हम दोनों चीजें अभी देख लेते हैं। ये है हमारा अशोक स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है जो अब सारनाथ म्यूजियम में रख दिया गया है। दूसरा ये धमेक स्तूप का जो परिसर सारनाथ में है। जो भी बच्चे सारनाथ गए हैं या जो आसपास रहते हैं उन्होंने जरूर जाके देखा होगा, ये वहां पे अभी भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड। ये देखिए धमेक स्तूप सारनाथ का ये परिसर है। ठीक है। यहाँ पर ही, इसी परिसर में ही जो उसका नीचे का पिलर है जिसमें जो चारों तरफ कवर्ड करके रखा गया है अब, वो धमेक स्तूप के परिसर में ही है। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ऊपरी उसका जो ऊपर का शीर्ष भाग है, मतलब सिंह का जो, जिसमें चारों ओर चार शेर बने हुए हैं एक पे एक पीठ जोड़ के, वो कहाँ पे है? वो है हमारा सिचुएटेड सारनाथ का जो म्यूजियम है उसमें। और जो ओरिजिनल जो नीचे का उसका पिलर है वो कहाँ पे है? वो अभी धमेक स्तूप के परिसर में अपने मूल स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सारनाथ धमेक स्तूप में ही मत वो लिख दीजिएगा। पिलर की हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ ओरिजिनल जो उसका उस पिलर था नीचे का वो मिल रहा है वहां पे, वो वहां पे सुरक्षित है। बाकी जो जिसमें चार सिंह हैं, चारों एक दूसरे की पीठ से पीठ जोड़े हुए, वो वाला स्तंभ का वो उसका ऊपरी हिस्सा कहाँ पे है? वो है म्यूजियम में। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं। आप लोग चाहे तो इससे नोट्स बना लेना। सबसे पहली बात, किस टाइम बना था, किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे जिसमें से एक फेमस है सारनाथ का स्तंभ। कब बनवाया था? 250 ईसा पूर्व।
ठीक है, 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। और सारनाथ का स्तंभ जो है, अगर आता है कि अशोक स्तंभ, सपोज अगर आता है ऐसे घूम के अशोक स्तंभ, या आता है सारनाथ का स्तंभ, तो क्या लिखोगे? दोनों ही चीजें एक है, यानी सारनाथ का जो स्तंभ है उसी को हम अशोक स्तंभ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे, उसमें अलग अलग जगह पे स्तंभ मिले, जैसे वैशाली में भी मिला हुआ है। तो हम एक एक को पढ़ेंगे अभी डिटेल में, जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि स्तंभ तो बहुत सारे हजारों में बनवाए थे, बट हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इनमें जो एक एक लाइन लिखी है मैंने, इससे ऑलमोस्ट सभी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये तो आपको बस समझ लो, रट लेना है एक तरीके से। बुक्स में थोड़ा सा, बहुत अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल में दिया है, बट जितना अभी जरूरी है उतना मैंने आपके लिए यहाँ ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। आप चाहे तो पॉज करके इससे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, पहली चीज क्या है? अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया? 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। कौन सा स्तंभ है ये? सारनाथ का स्तंभ है, जिसको हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो सारनाथ के स्तंभ में सबसे ऊंचे स्थान पर 4 सिंह विराजमान है, जो मैंने अभी एक पिछली स्लाइड आपको दिखा के बताया कि जो ऊपरी हिस्सा है वो कहाँ पे, अब म्यूजियम में रख दिया गया है। और वो जो 4 सिंह है वो कैसे है? चारों तरफ है, मतलब एक दूसरे की पीठ पे पीठ जुड़ी हुई है। ठीक है, और अब क्या है, जो भारत है, हमारा भारत देश है, उसने सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसकी बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि राष्ट्रव्यापी छवि हो गई है उसकी। ठीक है, सब लोगों को ही पता है हमारे भारत में। फिर नेक्स्ट है, जो उसके बीच में अशोक स्तंभ के पीछे का जो चक्र है वो तिरंगे, मतलब जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें जो बीच में जो वो बना है, चक्र बना है, वो भी इसी स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ पर सुरक्षित है? देखिए लिखा हुआ है सारनाथ में अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक एक चीज दिखाऊंगी तो और क्लियर होगा। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अशोक के टाइम का था, तो किस किस लिपि में लिखे गए हैं? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, पहला। ठीक है, और जबकि दूसरा लेख कुषाण काल और तीसरा लेख गुप्त काल का है। समझ गए ना आप लोग? पहली मतलब 3 लेख लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक के समय का, उसके बाद एक कुषाण काल का है और तीसरा गुप्त काल का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आई थिंक ये आपको इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करके पूछते रहना मुझसे। नेक्स्ट देखते हैं हम मुख्य विशेषताएं। अब आ गई हमारी मुख्य विशेषताएं। ठीक है, मुख्य विशेषताओं में क्या है? सबसे पहली बात तो 4 जानवर। 4 जानवर कहाँ पे हैं? मैं आपको एक सेकंड दिखाई देती हूँ। शेर है, हाथी है, बैल है और एक घोड़ा है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इतने ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ये मैचिंग में भी आया है, ये उसमें ऑब्जेक्टिव में भी आया है, ऑप्शन में ये कई बार देता है, मतलब ग्रुप में देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं था, या चार चार जानवर दे के पूछेगा इसमें से कौन वाला सही है। तो ये तो आपको एकदम रट लेना है। 4 जानवर हैं, शेर, हाथी, बैल और घोड़ा। ठीक है, गाय नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें गाय ऑप्शन दिया रहता है, गाय लगा देते हैं, तो ये रट लो कि गाय बिल्कुल नहीं है। क्या क्या है? हाथी है, शेर है, बैल है और घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, घंटी के आकार का कमल सबसे निचला सदस्य, मीन्स जो उसका नीचे का है। एक सेकंड में आपको पहले दिखा दूं यहाँ पे, फिर हम अपनी बैक स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न वाला बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या हमने देखा? 4 सिंह है जो एक दूसरे से पीठ जोड़े हुए हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई। सेकंड चीज हमने पढ़ी, चक्र है। चक्र, यहाँ बीच में चक्र है, जिसको अब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, ये चक्र भी हो गया। फिर है ये जो चारों तरफ ये जो सर्किल बना हुआ है नीचे का, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, चक्र के चारों तरफ राउंड में, इसमें क्या है? 4 जानवर हैं। ठीक है, मैंने दोनों साइड लिख दिया है। 4 जानवर हैं, एक शेर, एक हाथी, एक बैल और एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा है, बैल है, शेर है और हाथी है। ठीक, और नीचे क्या है? ये नीचे है
ये घंटी, घंटी जैसे होती है ना, उस टाइप का बना हुआ एक कमल है। ठीक है, घंटी के आकार का कमल है। ये हो गया। और ये कैसा है, मतलब उल्टा हुआ कमल है ना, देखो सीधे पंखुड़ी नहीं है उसकी, ऐसे नीचे को है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चार जानवर। आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, चार जानवर बहुत बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव में। शेर, हाथी, बैल और घोड़ा। रट लेना है आपको, शेर, हाथी, बैल और घोड़ा। ठीक है। ये आई थिंक आपको इस पिक्चर को देख के इतना क्लियर हो गया होगा। चार सिंह है, चारों पीठ जोड़े हुए खड़े हैं, एक चक्र है, चार जानवर है और एक घंटी के आकार का कमल है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने पिछले स्लाइड पे चलते हैं। मुख्य विशेषताएं। अब आई थिंक आपने एक बार पिक्चर देख ली तो आपको चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब हम ये पढ़ेंगे। चार जानवर आपको समझ में आ गया। शेर, हाथी, बैल, सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा। ठीक है। दाएं से बाएं एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट सेकंड चीज क्या आ गई, घंटी के आकार का कमल। सबसे निचला सदस्य मीन सबसे नीचे वाले पोर्शन में क्या है, कमल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसका बना हुआ है, जो बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक से बना हुआ है, मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ है। और एक ही पत्थर से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक कॉलम में सुरक्षित किया गया था, मीन्स एक ही उसमें बना हुआ है पत्थर पे। कितना लंबा है, 2.1 मीटर, ऑलमोस्ट 7 फीट। ठीक है, 2.1 मीटर 7 फीट। और इसमें भी अगर अलग आप बुक्स में देखोगे आप तो शायद में भी आपको अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। ठीक है, बट जो एक हम उसका अनुमान लगा के, और जो बुक्स मोस्टली बुक्स में दिया गया है तो कितना है, 2.1 मीटर यानी लगभग 7 फीट का। किस पत्थर का बना हुआ है, बलुआ पत्थर के एक ही ब्लॉक से बना हुआ है, पॉलिश किया गया है, मोनोलिथिक कॉलम का है। ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का हमने पैटर्न देख लिया। इसमें से अगर इसी में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी निकल के आ जाएंगे, बट अगर आप ऐसे पढ़ लोगे तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सपोज आर्ट के स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आर्ट हिस्ट्री आर्ट कल्चर से रिलेटेड है, और इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। ठीक है। अब क्या है, सारनाथ में अपने मूल स्थान पर संरक्षित है। ठीक है। जो इसका वो बताया मैंने, जो पिलर है वो कहाँ पे अपने मूल स्थान पर सुरक्षित है। लॉयन कैपिटल काफी बेहतर स्थिति में था, हालांकि क्षतिग्रस्त नहीं था। मींस जो अभी हमने दिखाया कि पिलर क्षतिग्रस्त हुआ था और धमेक स्तूप के परिसर पे है, वहां पे जब ये जो लॉयन कैपिटल मीन्स जो चारों ओर शेर पीठ पे पीठ जोड़े हुए हैं, अगर कभी लॉयन कैपिटल करके भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर लगा लेना है। ठीक है। वो क्षतिग्रस्त मीन्स उसको ज्यादा कुछ हानि नहीं हुई थी। यह कमल के ठीक ऊपर गर्दन में टूट गया था, मीन्स कहाँ से टूटा हुआ है, हल्का सा गर्दन के पास से टूटा हुआ था। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो चलिए मैंने एक लिख दिया है आपको बस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, मुख्य विशेषताएं आपने पढ़ ली, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं वो ऑलरेडी इसमें मैंने लिख दी है। नेक्स्ट अब देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें हैं इसकी। कुल मिला के फिर से वही बात आई, 2.1 मीटर यानी 7 फीट लंबी है। इसका सबसे निचला भाग एक उल्टे कमल की पंखुड़ी की घंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कमल की पंखुड़ी किस आकार में है। कमल की पंखुड़ी उल्टी है, मीन्स बैक साइड से बना हुआ है। जैसे होता है ना कि कमल अगर देखो तो आप सीधे से बना होगा, बट ये बैक बना हुआ है। फिर इसे पंखुड़ी की घंटी है जो 61 सेंटीमीटर लगभग 2 फीट ऊंची है। ठीक है। अगर घंट इसके आकार पूछा जाता है कमल का तो लगभग 2 फीट का है, जिसे परसेपोलिटन शैली में उकेरा गया है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेपोलिटन शैली क्या होती है, ये फारसी स्तंभ के उपयोग के लिए, मतलब
फारसी जो स्तंभ होते थे उनमें उपयोग होती थी, उसके लिए ये विख्यात थी। ठीक है, नेक्स्ट है 16 पंखुड़ियों से सजाया गया है। 16 पंखुड़ियां हैं टोटल इसमें कमल की। घंटी की व्याख्या एक शैलीबद्ध कमल के रूप में की गई है, जो एक सामान्य आकृति मीन्स एक सामान्य कमल की जो आकृति होती है उसी के रूप में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, घंटी के ऊपर 86 सेंटीमीटर यानी 34 इंच व्यास और ऊंचाई 34 सेंटीमीटर का एक गोलाकार अबेकस या ड्रम के आकार का स्लैब है। ठीक है, स्लैब है मीन्स जो ये हम देखते हैं क्या बोलते हैं कमल का, उसके ऊपर आप देखोगे घंटी के आकार का 86 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई 34 सेंटीमीटर का एक गोलाकार अबेकस मीन्स चारों तरफ राउंड बना हुआ है जिसमें हमारे 4 जानवर हैं। ठीक है, अबेकस पर 4 शेर है, उसके ऊपर आप देख रहे हो 4 शेर है केवल लला। अबेकस बेसिकली एक शेप होता है, स्क्वायर शेप, उसको अबेकस भी बोल दिया है इसमें, इसको आप एक शेप बोलते हैं, स्क्वायर शेप होता है जैसे। अबेकस कैसा हो गया, मतलब राउंड जो होता है ना एक तरीके से, उसको बोलते हैं। केवल ललाट की आकृतियां कंधों से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, जो आप शेर ध्यान से देखोगे तो ऊपर का हिस्सा एक दूसरे से कंधों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक अपनी पीठ के साथ एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ती हैं कि एक जोड़ी बनती है। मतलब आपको लगेगा दो एक साइड जुड़े हुए हैं और दो एक साइड, दो जोड़े लंबवत होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें से जो जो वो आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से अगर पढ़ना है तो और अच्छी बात है। ये सारनाथ का जो म्यूजियम है वहां पे ये रखा हुआ है, जो लोग गए हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको देखा हुआ होगा। ये वहां पे इसी, और इसकी जो पॉलिश है वो बहुत ही चमकदार और आज भी वैसी की वैसी ही है, एकदम शाइन करती हुई। ठीक है, तो मौर्य कालीन की पॉलिश वैसे भी बहुत फेमस थी। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ये थोड़ा पास से है, इसमें आप देख लो, सारी चीजें ही इसमें क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और सारनाथ स्तंभ। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ के अशोक स्तंभ के ऊपर सिंह कैपिटल का एक रूपांतर है। इसके ठीक नीचे देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, यानी जब हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत का ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सभी को पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारा अशोक, राष्ट्रीय जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, वो है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या लिखा हुआ है इसमें आदर्श वाक्य अगर पूछता है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, क्या है वो, सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे अभी वो है हमारी नए संसद भवन में जो अशोक स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, आप लोग को पता होगा अभी जो मैंने इसमें भी एक इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, कि जो अभी अशोक स्तंभ नया संसद हमारा पार्लियामेंट हाउस बन रहा है उसमें अशोक स्तंभ जो स्थापित किया गया है वो किसने बनाया। ये अगर कला के स्टूडेंट हैं आप, हम, तो हमें जरूर ये बात पता होनी चाहिए कि उसको किसने बनाया, उसके मूर्तिकार कौन है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये इसका थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये इसलिए हमें ये अच्छे से पढ़ लेना है। तो अगर हम अशोक स्तंभ पढ़ रहे हैं तो ये हम छोड़ नहीं सकते। नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर लंबा अशोक स्तंभ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना मीटर लंबा है, 6.5 मीटर। ठीक है, थोड़ी इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। किस उसमें बनाया गया है, कांस्य में बनाया गया है, ब्रॉन्ज में बनाया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि अशोक स्तंभ 9500 किलोग्राम वजन के साथ, मीन्स इसका वजन कितना है, 9500 किलोग्राम, किस मटेरियल का बना हुआ है, कांस्य से बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है, 6.5 मीटर। ठीक है, इसे नए संसद भवन के सेंटर में, मतलब ऊपर की साइड, केंद्रीय शीर्ष मतलब ऊपर में कास्ट किया गया है, और प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्मीन्स आप उसको देखोगे तो उसके चारों ओर एक घेरा जो 6500 लगभग किलोग्राम वजन का एक स्टील का, उसको मतलब चारों तरफ घेर के बनाया गया है। ठीक है, ये देखते हैं हम।
अब ये आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है कौन है ये। लक्ष्मण कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। पिंक सिटी के मूर्तिकार लक्ष्मण मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही अशोक स्तंभ जो वहां पे बना है, अभी नए संसद भवन के छत पे बनाया गया है, शीर्ष पर बनाया गया है, उन्होंने ही और उनकी टीम ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो ये आई थिंक सारी ही चीजें अशोक स्तंभ से रिलेटेड हो गई हैं। इसमें से मुझे लग नहीं रहा है कि इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है जो हमने छोड़ा है। अब ये क्या है, लक्ष्मण अगर हम बात करते हैं कहाँ के थे, ये जयपुर के लक्ष्मण ने पिछले 20 वर्षों में 300 से अधिक वस्तुओं की मूर्तियां विभिन्न प्रकार के प्रतीक स्तंभों और सरकारी भवनों की छतों पर गढ़े हैं। मीन्स इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है, इन्होंने बहुत से प्रतीक स्तंभों का, और जैसे उदयपुर जो हमारी लेक सिटी कहलाती है, उदयपुर राजस्थान की, उसमें जो 57 फीट लंबी महाराणा प्रताप की मूर्ति है, और उसके अलावा दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वहां पर हाथी की मूर्ति, जवाहरलाल नेहरू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा गांधी की मूर्तियां इन्हीं ने ही बनाई हैं। ये मैंने 2 पॉइंट इसलिए भी लिख दिए हैं कि मे भी इम्पोर्टेंट है, अगर किसी और रूप में भी आता है तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहाँ के हैं? जयपुर सिटी के, पिंक सिटी से। और कई बार ऐसा होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए, जयपुर नहीं देके पिंक सिटी के कलाकार हैं जिन्होंने अशोक स्तंभ जो नए संसद भवन में बनाया है, कौन है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो पिंक सिटी के मूर्तिकार कौन है? हमारे लक्ष्मण। और उन्होंने क्या बनाया है? नई संसद भवन में जो हमारा बना है अशोक स्तंभ, उसका निर्माण किया है। तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अशोक स्तंभ के बारे में, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है। इसके लिए 2-3 चीजें या 4-5 पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको रट लेना है एक तरीके से। ठीक है, अब क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें से ये है कि अगर एग्जाम में ये आता है तो मोस्टली तो ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो बच्चे आई थिंक डिटेल में पढ़ते हैं, तैयारी करने के अलावा भी और बच्चे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उनके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं, इसके अलावा कुछ और नया नहीं है। तो आई थिंक आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज मेरी अच्छी लग रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम डांसिंग गर्ल भी पढ़ेंगे अभी आगे, और भी नए नए पॉइंट या नई नई चीजें आपको जो जिसमें कंफ्यूजन हो या जिससे रिलेटेड हमें लगता है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और हम कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम देख के इसमें लाएंगे। मैंने बहुत ही लोगों के कमेंट्स देखे, अलग अलग टाइप से बच्चों की क्वेरी होती है। किसी को टेम्पल में कंफ्यूजन रहता है, किसी को पर्टिकुलर मूर्ति कला में कंफ्यूजन रहता है, वास्तुकला में कंफ्यूजन रहता है। बट सारे टॉपिक एक एक करके कवर करना और इतना डिटेल में पढ़ाना, थोड़ा सा टाइम कम होता है, पॉसिबल नहीं है। बट कोशिश ये रहेगी कि जो एकदम क्वालिटी चीज है और जो आपको कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, या पेपर में बार बार उससे क्वेश्चन रिपीट होता है और आप कंफ्यूज होते हो, उसको हम पढ़ें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कई बार होता है हम सब कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, जो एकदम इजी होता है वो हमसे स्किप हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। ये चीजें ऐसी हैं कि हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, इसके लिए हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, वो हमारे एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने अशोक स्तंभ देखा सारनाथ का, अच्छा ये है, इसका तो ये यही आंसर है। 4 जानवर पूछे, अच्छा हाँ यही है, बस एक बार देखा गाय नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, चारों मैच करके टिक कर दिया। तो ये हमारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत काम आती हैं। अगर हम ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान से चीजों को और एक बार माइंड में सेट करके पढ़ते हैं, तो हम कभी भी कोई भी चीज नहीं भूल सकते हैं। ये पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एक बार अगर आपने सही से पढ़ लिया तो वो हमेशा ध्यान रहती है। और इसके अलावा आपका जो कंफ्यूजन हो, अगर कुछ आपको मेरे को कोई भी राय देनी है, अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड, या आपको कुछ और टॉपिक अगर सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक पे हम अच्छा कर सकते हैं या आप लोग उस पे कंफ्यूज हो, तो मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं कोशिश करूंगी और भी अच्छी सी में सीरीज लाने की कोशिश करेंगे जिसपे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।